दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। लेकिन ये गिरावट सिर्फ आईआरएफसी में नहीं है, पूरे के पूरे बाजार में है और बहुत भारी नुकसान हुआ है पिछले सप्ताह लोगों को। आईआरएफसी का स्टॉक क्या वाकई में काफ़ी नीचे आया है या फिर इस लेवल पे भी अभी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी के संभावनाओं को देखेंगे, आईआरएफसी के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं और रेलवे की ये इंफ्रा कंपनी क्या आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकती है। वैसे तो बाज़ार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, इसके पीछे 4-5 रीज़न बड़े हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये गिरावट क्यों हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे को देख सकते हो कि बाज़ार में भारी गिरावट हुई और इस सप्ताह की पूरी गिरावट अगर देखें तो 4000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में। उसके पीछे 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये गिरावट हो रही है। तो जो पहला रीज़न है, यूएस फेड रिजर्व में जो रेट कटौती की जो चिंताएं है, ये सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने अपने रेट्स में कटौती के अनुमान पर पुनर्विचार किया है। अब अनुमान है कि 2025 के अंत तक सिर्फ 2 बार ही कटौती देखने को मिलेगी, जबकि बाजार 3 से 4 बार कटौती की उम्मीद लगाए बैठा था। दूसरा रीज़न बन रहा है एफआई की तरफ से बिकवाली। तो मजबूत देख सकते हो कि यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड की वजह से जो विदेशी निवेशक है वो इंडिया से निकासी कर रहे हैं और लगातार जो पैसा है वो दूसरे बाजार में लगा रहे हैं, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। दिसंबर वैसे भी इनका हॉलीडे टाइम होता है। जो 4 कारोबारी सत्र में एफआई ने 12,000 करोड़ की बिकवाली कर दिया, तो ये बड़ा रीजन बन रहा है। तीसरा जो रीजन बन रहा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक चिंताएं। तो निवेशकों को मैक्रो इकोनॉमिक की चिंता भी सता रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव अपने ऑल टाइम लो पर है। नवंबर में भारत का व्यापार घाटा अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में भी धीमापन की भी आड़ सुनाई दे रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, तो ये रीजन भी बन रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट स्थिति में कमजोरी, पहली और दूसरी तिमाही देश में कॉरपोरेट्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। अब सबकी निगाह तीसरी तिमाही पर है, जहाँ एक तरफ एक्सपर्ट तीसरी तिमाही में रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, वही बाजार को महंगाई और ब्याज दरों में आगे भी टेंशन देखने को मिल रहा है। पांचवा जो रीजन है वो है दिग्गज सेक्टर का प्रदर्शन धीमा रहा है। बैंकिंग, आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बढ़ा है। मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, तो ये कुछ रीजन बने हैं। अब देख सकते हो कि निफ्टी फाइनेंशियल में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। फ्राइडे को 23,591 के स्तर पे आ चुका है, जिसमें 314 पॉइंट की गिरावट के साथ 1.32% की गिरावट हुई। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आईआरएफसी भी कुछ गिरा। तो देख सकते हो कि आईआरएफसी के स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 152 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 154 का हाई भी बना, यानी बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार में गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला और लो बना 148 का। अंत में क्लोजिंग निचले से लेवल पर ही हुई है 148 पर, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट से ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे ऑलरेडी हमने निचली गिरावट तो देखी है इस महीने की शुरुआत में। 2 दिसंबर को 147 के आसपास स्टॉक था और उसके बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली, काफ़ी बेहतर किया जैसे बाजार ने साथ दिया। तो देख सकते हो कि 11 दिसंबर को लगभग 165 तक चला गया था। उसके बाद एक तरफा गिरावट का माहौल बना और उसका नतीजा ये रहा कि स्टॉक फिर नीचे आया। करीब 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, जिसकी वजह से 148 पर आ गया। लेकिन गनीमत यह है कि अभी भी जो 2 दिसंबर का 147 का लेवल है उससे ऊपर ही है। तो इतनी भारी भरकम 4000 पॉइंट की सेंसेक्स की गिरावट में स्टॉक ने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई है, ये एक अच्छी बात है इसके लिए। तो एक तरह से देखिए, मार्केट में ऊंचे लेवल पर बिकवाली ज़बरदस्त चल रही है। एफआई की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। डेटा बता रहा है कि एफआई अगर एक तरफ बैंकिंग, मेटल, ऑटो और कैपिटल गुड्स में बिकवाली करे तो दूसरी तरफ वो आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर में खरीदारी भी कर रहे हैं। इस स्थिति में फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक पर नज़र बनी हुई रहेगी। तो आईआरएफसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कंपनी एक एनबीएफसी है। तो अगर एफआई का निवेश अभी भी यहाँ पे दिख रहा है आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये एक अच्छी बात है एफआई के रुझान के हिसाब से आईआरएफसी के लिए। अब आईआरएफसी की बात करें तो 26 रुपये में इसका आईपीओ आया था और अभी तक इसने 800% से ज़्यादा शानदार रिटर्न दे दिया है। 229 का 15 जुलाई 2024 को इसने हाई लेवल बनाया था। उसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन आया
और अब तक इसमें हाई लेवल से 33% की गिरावट हो चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय रेलवे में बदलाव हो रहा है, बुनियादी ढांचे के विकास और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकारी रेलवे कंपनियों के पास बहुत सारे मजबूत ऑर्डर है। अगर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां इन ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम है तो आने वाली तिमाही में इनकी बैलेंस शीट में मुनाफा दिखाई देगा। तो कुल मिला के जो मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से भी देखें तो इस समय रेलवे सेक्टर के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में महाकुंभ होने जा रहा है और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करीब 16 बिलियन रुपीज़ के रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। तो इसमें आप देखिए महाकुंभ को लेकर जो इलेक्ट्रिफिकेशन करना है रेलवे ट्रैक का और जो लाइन सिंगल है उसको डबल करना है, उस पर खर्च हो रहा है। तो देख सकते हो कि जोशी प्रयागराज लाइन के ऊपर 850 करोड़ का सरकार खर्च करेगी, जिसमें आप देख सकते हो कि रेलवे ट्रैक को डबल और इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे करीब 13,000 ट्रेनों के आवाजाही की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पे देखें तो हर तरह की सुविधाएं को लैस किया जा रहा है, जल्द से जल्द उसको मजबूत किया जा रहा है। 7 नए ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे 3 अंडर ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, जिसपे करीब देखो कि 415 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। यानी सरकार बहुत सारा खर्च कर रही है इस महाकुंभ को लेकर। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में इस खर्च का जो बेनिफिट है वो आईआरएफसी को होगा, क्योंकि रेलवे की किसी भी इंफ्रा कंपनी को अगर काम मिलेगा तो सीधा अल्टीमेटली उसको फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करेगी। अब एक अपडेट बुलेट ट्रेन को लेकर भी आ रही है। मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है, तो यहाँ पे 3 बोरिंग मशीन का ऑर्डर दिया गया है। 21 किलोमीटर अंडर सी टनल बनानी है, तो उसके माध्यम से बुलेट ट्रेन के लिए रास्ता बनाया जाएगा। तो इसकी जानकारी सरकार की तरफ से राज्यसभा में राइट इन में दी गई है फ्राइडे के दिन ही, कि यहाँ पे देख सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर तेज़ी से काम बढ़ रहा है। 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है और ब्रिज का निर्माण लगभग हो चुका है। अब जो बाकी बचा काम भी किया जा रहा है। जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन आपको ट्रैक पे दौड़ती हुई दिखाई देगी। स्टेशन के रीडेवलपमेंट हो रहे हैं, नए जो स्टेशन बना रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए, उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए करीब 1,64,000 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। अलग अलग स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है ट्रैक के ऊपर, और 41 नेटवर्क एक्सपेंड किए जा रहे प्रोग्राम। तो लगातार आप देखें तो काफ़ी बड़ा खर्च महाराष्ट्र में किया जाए, जिसकी जानकारी हमारे रेलवे मिनिस्टर ने दी है। इसके अलावा देख सकते हो कि वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका 178 किलोमीटर का जो रूट है, उसके लिए भी सरकार ने देख सकते हो कि अपनी तरफ से कोशिशें शुरू की है। महाराष्ट्र के अंदर ये देख सकते हो कि ये रूट का 12% होगा। तो देख सकते हो कि लगातार बेनिफिट महाराष्ट्र को भी हो रहा है। 76 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट का घोलवाड़ से न्यू वैतरणा होगा महाराष्ट्र के अंदर। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। गिरावट जैसे थमेगी स्टॉक बेहतर करेगा। अब एक सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि आईआरएफसी का शेयर क्या महंगा है? तो पी रेशियो के माध्यम से समझ में आए इसकी संभावना। तो आईआरएफसी जिसकी प्राइस 148 है और पी रेशियो 29.81 का है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 453 और पी रेशियो 7.06 है, जो काफ़ी कम है। आरईसी लिमिटेड जिसकी प्राइस 513 है और पी रेशियो 9.08 है, तो इसका पी रेशियो भी सिंगल डिजिट में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जिसका प्राइस 206 है और पी रेशियो 38.39 है। आईएफसीआई जिसकी प्राइस 60.97 है लेकिन पी रेशियो 109 का है, 3 डिजिट में। और टूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 161 है और पी रेशियो 15 का है। तो सबसे महंगा अगर आप शेयर देखेंगे यहाँ पे तो आईएफसीआई है, और ये भी एक एनबीएफसी है जो अलग अलग कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फंड प्रोवाइड करती है, यह नंबर 2 पे है महंगाई के हिसाब से, और 3 नंबर पे आईआरएफसी है। तो इतना महंगा नहीं है, यानी ये आईएफसीआई और इरडा के मुकाबले सस्ता है, परंतु पावर फाइनेंस और आरईसी के मुकाबले ज़रूर महंगा है। ओवरऑल आने वाले समय उम्मीद काफ़ी शानदार दिखाई देगी। और अब Q3 भी आने वाला है। Q3 की उम्मीद बेहतर होगी तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।